ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ लिया था, देख लिया था कि हवाला बाजार किस तरीके से काम करता है, और क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसके फादर और उसको हैंडल करने वाले को क्या कहते हैं, माइनर, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझ। ठीक है, तो अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो तीन टर्मिनोलॉजी हमें एक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। पहली चीज हमें समझना है कि टैरिफ क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें समझनी है ये सब्सिडी क्या होती है, और सब्सिडी और तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो डंपिंग क्या होती है। क्या क्या समझना है हमें, टैरिफ, सब्सिडी, डंपिंग। देखो, जब कभी भी एक देश, एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट यानी गुड्स या सर्विसेज पर टैक्स लगा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैरिफ। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देता है तो उसे हम कहते हैं टैरिफ। समझ में आया क्या? अच्छा, ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है? ताकि कोई जो दूसरी कंट्री है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं कि चाइना एंड इंडिया के, ठीक है, चाइना और इंडिया। अगर चाइना से कोई माल आ रहा है, मान लो चाइना में उसका जो प्रोडक्शन हुआ और उसकी प्राइस रखी गई 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, और यही प्रोडक्ट जो इंडिया में बनता है उसकी प्राइस होगी मान लो 200 रुपए, और चाइना ने इंडिया में अपना प्रोडक्ट लाया और उसने बेचना शुरू कर दिया 110 रुपए में। तो बताओ, क्या कोई भी इंसान जो प्रोडक्ट इंडिया में 200 रुपए का बन रहा है वो प्रोडक्ट लेगा, या जो 110 में मिल रहा है वो प्रोडक्ट लेगा? जो 110 रुपए मिल रहा है वो लेगा। ठीक है, इसीलिए अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाइना के प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगाएगी तो इंडियन मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो चल नहीं पाएगा और इंडियन मार्केट डूबने लगेगी, यानी जो हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्री होगी वो फ्लरिश नहीं कर पाएंगी। बरोबर, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 110 रुपए में ये बेच रहा है चाइना वाला, उस पर लगा देगी टैक्स, और जिसको बना देगी 210 रुपए के आसपास। अब बताओ सस्ता कौन हो गया? इंडिया वाला। अब लोग चाइना के माल को कम खरीदेंगे और इंडिया के माल को ज्यादा खरीदेंगे, और इससे हमारी जो इंडियन कंपनी है उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो टैरिफ क्या है? एक तरीके का टैक्स है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पर लगाती है जब दूसरी कंट्री किसी कंट्री के अंदर अपना माल बेचने की कोशिश करती है। जैसे चाइना और इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया ने किस पर टैरिफ लगा दिया? चाइना पर। ठीक है, अब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो ये कौन है? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने एक गाड़ी बनाई, इलेक्ट्रिक कार, उसका नाम रखा टेस्ला। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला है, वो क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या कहा कि पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे अधिक किसका है? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। चाइना में टेक्नोलॉजी खुद है, चाइना वाले जो है
जितनी भी गाड़ियां रहती है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो लोग खुद अपना मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट है, बरोबर। तो टेस्ला यूएसए की कंपनी, ठीक है, यूएसए की कंपनी, इसने सोचा मैं ना चाइना में क्या करता हूँ, अपना प्रोडक्शन डाल देता हूँ। फैक्ट्री कहाँ डाल दूं टेस्ला का? चाइना में। यानी हमारी कार बनेंगी चाइना में, हमें चाइना में सस्ते लेबर मिल जाएंगे, जमीन आसानी से मिल जाएगी, किसी भी चीज का झमेला नहीं है। अच्छे से मैं वहां टेस्ला बनाऊंगा और उसको कहाँ डाल दूंगा? इंडिया में बेच दूंगा और पैसा ही पैसा होगा, बरोबर। तो बताओ इस सिचुएशन में रोजगार, जब टेस्ला ने कंपनी स्टेब्लिश की चाइना में, रोजगार एम्प्लॉयमेंट किसे मिला? चाइना को, ठीक है। और चाइना से जब माल बन करके ये इंडिया में आएगा तो इंडिया को क्या होगा? फायदा कि नुकसान? नुकसान ही होगा, क्योंकि ना तो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिला, ना ही टेक्नोलॉजी मिल रही है। जा रहा है तो यहाँ का पैसा जा रहा है, ठीक है, लोग इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ का पैसा जाएगा। अब मान लो इंडिया में है टाटा, ठीक है, टाटा भी क्या बना रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। लेकिन टाटा की टेक्नोलॉजी इस टेस्ला की टेक्नोलॉजी से थोड़ी वीक है। अभी टाटा को R&D पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेगी, तब तक क्या कर लेगा? पूरा का पूरा मार्केट ये टेस्ला कैप्चर कर लेता, बरोबर। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि टेस्ला जो कार बनाती है उसकी कीमत है 35 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अगर भारत में बेचोगे तो तुम्हें बेचना पड़ेगा 70 लाख रुपए में, यानी 100% टैक्स, समझ में आया? और भारत में जीएसटी का मैक्सिमम टैक्स परसेंटेज कितना है? 28%, बरोबर, ठीक है। तब अब बताओ, अगर कोई कार 35 लाख की है और वो तुम्हें 70 लाख में मिल रही है तो तुम वो कार खरीदोगे या टाटा के द्वारा बनाया गया 15 से 20 लाख रुपए वाला कार खरीदोगे? टाटा का बनाया हुआ 15 से 20 लाख वाला कार, समझ में आया? तो इससे क्या हो गया कि भैया देखो, ये जो टेस्ला था, टेस्ला भारत में आने से रह गया, उसको मार्केट नहीं मिल पाया, और हमारे भारत की जो कंपनी थी उनको आगे बढ़ने का मौका मिल गया, ठीक है, ओके। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब इन सब चीजों को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टुकुर टुकुर देखती रहती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में, ठीक है। और इसमें सारे के सारे वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अमेरिका हो गए, कनाडा हो गए, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। इन सारे वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस कहाँ रहता है? WTO में। अब जो टेस्ला है वो WTO में चला गया और उसने कहा कि इंडिया हम पर क्या कर रहा है? हम पर 100% टैक्स घूस रहा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां बिक नहीं पा रही हैं। ये वायलेशन कर रहा है WTO का, यानी WTO में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा। उसके हमारे देश में जो मैक्सिमम GST है 28% है, तो तुम मैक्स टू मैक्स लगाओगे, कितना लगाओगे? 28% लगाओगे ना। हाँ, तुम 100% तो नहीं लगा सकते, तब जो है इंडिया तो यहाँ फंस जाएगा। तो जब ये लोग गए यहाँ पे तो इंडिया को कहा WTO ने कि ऐसा मत करो, तुम ये वायलेशन कर रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि टेस्ला अपना सारा का सारा प्लांट लाके कहाँ डाल दो? इंडिया में, और हम यहाँ पर तुमको 28% टैक्स ही लगाएंगे, बात खत्म। तब जो WTO को एक लॉजिक मिल गया, ये भी बात सही है, तुम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो चाइना में और माल बेचो इंडिया में, ये कौन सी बात है? तुम्हें अगर माल बेचना है तो तुम इंडिया में प्लांट डाल दो, समझा? ओके, चलो ये तो हो गया। उसके बाद अब देखो, ये टेस्ला समझ गया कि भाई हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो ये कुछ बोला नहीं। अब दूसरी जो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट समझ है टैरिफ का।
अच्छा बताओ, टैरिफ की वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो बढ़ती है या घटती है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज, प्राइस क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं सब्सिडी पर। सब्सिडी के बारे में समझते हैं। जब भी किसी देश की गवर्नमेंट अपनी देश के अंदर की कंपनियों को या अपने देश के किसानों को, अपने देश के सिटीजन्स को जब एड प्रोवाइड करती है, एड मतलब सहायता देती है, तो उसे कहा जाता है सब्सिडी। समझा? सब्सिडी। और सब्सिडी की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, सब्सिडी की वजह से किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमारे देश में लोग किसान गेहूं, वीट उगाते हैं, वीट, और जब उसे गवर्नमेंट को बेचते हैं तो गवर्नमेंट एक एमएसपी डिसाइड करती है ना, एमएसपी, और कहती है कि चलो हम गेहूं 16 रुपए केजी ले लेंगे, 16 रुपए पर केजी गेहूं खरीद लेंगे किससे? किसानों से। और यही गेहूं गवर्नमेंट जनता को फिर देती है 2 रुपए पर केजी पर राशन कार्ड के ऊपर। समझ में? बताओ, खरीदी थी 16 रुपए में, दे रही है 2 रुपए में, यानी इस बीच का जो 14 रुपए है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती होगी जिस कंपनी को, है कि नहीं? हाँ, ये बेयर क्या कर रही है? गवर्नमेंट बेयर कर रही है, और इसे ही क्या कहा जाता है? सब्सिडी। यानी जो प्राइस था 16 रुपए, अब वो घट के हो गया है 2 रुपए पर केजी। समझ में? और अगर एग्जांपल लेना रहे तो जैसे कि इस समय मान लो गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया हमको 2050-2060 तक क्या होना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो इसके लिए क्या करनी होगी? जो डीजल पेट्रोल की व्हीकल्स हैं उनकी खपत धीरे धीरे कम हो, लोग उनका इस्तेमाल करना कम करें, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका प्रमोशन ज्यादा हो। ठीक है, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक कार अगर टाटा ने बनाया तो 10 लाख रुपए, ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ये कह सकती है कि जो भी इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? सब्सिडी। यानी जो इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसे 10 लाख की ये कार कितने में मिलेगी? तो बताओ, सब्सिडी मिलने की वजह से कार की प्राइस कम हुई कि नहीं हुई? इससे 2 फायदे हो गए। एक तो जो कंज्यूमर यानी जनता है उनको फायदा हो गया, दूसरा जो गवर्नमेंट की एक एम था कि भाई हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, और उसके बाद पेट्रोल की जो खपत है गाड़ियों के लिए उसको कम करना है, तो धीरे धीरे लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भागेंगे, तो उनका प्रमोशन भी आगे बढ़ रहा है। समझा? ये दूसरा टर्मिनोलॉजी समझ में आया, सब्सिडी। सब्सिडी, सब्सिडी से क्या प्रोडक्ट के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं? घटते हैं। अब इस पर भी नजर रखती है कौन? WTO। WTO कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने देश में अधिक सब्सिडी नहीं दे सकता है। अगर तुम अधिक सब्सिडी दोगे तो इससे ट्रेड में इम्बैलेंस आएगा। समझ रहे हो? ट्रेड में इम्बैलेंस आएगा। कैसे? जैसे मान लो कि कोई यूएसए में कोई एक कंट्री यूएसए, और यहाँ हम समझते हैं इंडिया। यूएसए का कोई फार्मर किसान, ये गेहूं उगा रहा है, ठीक है, और इंडिया का भी कोई किसान है, फार्मर, ये भी गेहूं उगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो यूएसए वाला है इसे एक मान लो 100 केजी, ठीक है, 100 केजी गेहूं उगाने का खर्चा अगर 1000 रुपए आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है, और वहीं पर जो इंडिया का किसान है उसको भी 100 केजी उगाने का खर्चा 1000 रुपए आ रहा है। लेकिन इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि काम करता हूँ,
जो तुमको खाद वाद का पैसा लगता है ना वो हम दे देंगे। और इस तरीके से करते हुए जो इंडियन फार्मर्स थे उनका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, वो 500 रुपए हो गया। ठीक है, 500। अब जहां पर 1000 रुपए खर्चा करके इंडियन फार्मर 100 केजी गेहूं उगा पा रहे थे, अब वहीं पर वो 1000 खर्चा करके कितना केजी उगा लेंगे? 200 केजी ना। प्राइस रिड्यूस हुआ है आधा, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा 200 केजी। तो यानी ये तो 100 केजी ही उगा पाया, और यहाँ पर इंडिया के जो फार्मर थे 200 केजी हो जाएंगे। और जब मार्केट में लेकर के जाएंगे तो इंडिया का फार्मर अपना प्राइस थोड़ा कम ही रखेगा, है ना। मान लो कि ये अगर बेच रहा है जो है 20 रुपए केजी, तो इंडिया का फार्मर क्या कहेगा, मेरे पास तो इसका डबल है, 100 केजी लाया, मैं 200 केजी लाया, मैं अगर जो है 15 रुपए केजी बेचूंगा तो भी मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा, है कि नहीं। अगर ये 100 केजी बेचेगा तो 20 के हिसाब से तो कितना कमाएगा? 2000 रुपए। अगर मैं 15 के हिसाब से 200 केजी बेचूंगा तब कितना कमाऊंगा? 3000 रुपए, है ना। तो भी मैं 1000 में फायदा हूं। और 5 रुपए कम, यानी लोग फटाफट किसका माल खरीदेंगे? इंडिया वाले का। तो इसमें कौन जल जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जल जाता है, कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, इससे जो है लोगों को नुकसान होगा। अब क्या नुकसान होगा? वो लोग साले इतने अमीर है, इतना पैसा है, हमारे यहाँ लोग भूख से मर जाते हैं, फार्मर जो किसान रहते हैं बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, तो सब्सिडी देना तो हमारे हक में बनता है कि नहीं बनता है? बरोबर। लेकिन नहीं, WTO वाला टांग अड़ाता है, और ऐसा जब कुछ होने लगता है तब इंडिया के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। अगर इंडिया इस बात को नहीं मानेगा तब दुनिया में चलेगा बवाल। WTO क्या कहेगा अमेरिका से? क्योंकि भारत में जो दवाइयां होती है, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में। लेकिन जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो आता है यूएसए से और चाइना से। और WTO यूएसए को कह देगा कि तुम जो अपना API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसे इंडिया में मत भेजो। और जब इंडिया में दवाइयों का रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो यहाँ पर हो जाएगी शॉर्टेज, और यहाँ पर धीरे धीरे दवाइयों के दाम बढ़ने लगेंगे। पॉपुलेशन अधिक है जिसकी वजह से बीमारियां भी अधिक है, अब बीमारियां अधिक होंगी, दवाइयों के दाम अधिक होंगे, तो लोगों का लाइफस्टाइल घटने लगेगा, लोग बीमार ज्यादा पड़ने लगेंगे, और इलाज न होने की वजह से लोगों का डेथ रेट बढ़ने लगेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने लगेगा। समझा? तो एक चीज, एक स्टेप पूरी तरीके से क्या कर सकता है? खटमंडल मचा सकता है। समझा रहा है? इसीलिए अगर अभी न्यूज में सुना होगा तो भारत में आज के टाइम पे राशन कार्ड से बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। हाँ, अगर कभी होगा तो घर में बात करके देखना कि क्या राशन कार्ड से नाम किसी का कटा होगा। तो यूपी में 6 लाख लोगों का नाम काटा गया, बिहार में ऐसे 2-3 लाख लोगों का नाम काटा गया, महाराष्ट्र में इवन मेरा खुद राशन कार्ड पे नाम था तो मेरा राशन कार्ड से नाम हट गया। हाँ, तो अब नहीं है जिसका उसका क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका इम्पैक्ट है? इसी WTO का इम्पैक्ट है। समझ में आया? तो ये हमें सब्सिडी भी देने नहीं देता, ज्यादा सब्सिडी भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है डंपिंग। ठीक है, डंपिंग। अब देखो डंपिंग क्या होता है। जब कोई देश, मान लो कि चाइना है, ठीक है, चाइना में जो है मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग, जो टॉयज वगैरह होते हैं, खिलौने, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, अब ये चाइना क्या करे, सारा का सारा जो खिलौना है वो ला करके अगर इंडियन मार्केट में ही, इंडिया में क्या कर दे, पुट कर दे। यानी भारत में मान लो कोई खिलौना, मान लो कि गुड़िया आती है, पता है, उसको अगर लिटा दो तो आंख बंद कर लेती है, उठा लो तो आंख खोल देती है ना। हाँ, मान लो कि ये गुड़िया अगर चाइना में बन रही है 10 रुपए में, ठीक है, और यही गुड़िया भारत में बन रही है 20 रुपए में। ठीक है, बताओ 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर ये 10 रुपए में बना करके 11 रुपए, 1 रुपए मार्जिन रख करके, और ये भारत में पूरी तरीके से क्या कर दे, डंप कर दे, यानी बड़े पैमाने पर माल ला करके यहाँ मार्केट में बेचने लगे,
तो भारत में जो गुड़िया बनाने वाली कंपनी रहेगी, क्या वो चल पाएगी? वो तो रातों रात बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो किसी दूसरे देश के द्वारा किसी भी कंट्री में चीप रेट पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देना क्या कहलाता है? डंपिंग। ठीक है, डंपिंग। और इस डंपिंग पर भी ये जो WTO है वो नजर रखती है कि कोई भी देश किसी छोटे, जैसे मान लो कि चाइना है, ये सोचे कि अफ्रीका तो गरीब देश है, एक काम करता हूँ मैं सारा का सारा माल ना अफ्रीका में डंप कर देता हूँ, वहां का मार्केट पूरा कैप्चर कर लेता हूँ और लोगों को अपने ही माल की पूरी पूरी आदत लगा देता हूँ, वहां की कंपनियां जो छोटी मोटी हैं वो उभर कर ही ना आ पाए। ठीक है, तो इस पर भी नजर कौन रखेगा? WTO। ठीक है, WTO। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो इसके लिए थोड़ा सा मैथ चाहिए। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इसको आराम से। जैसे कि इस वक्त भारत में क्या चल रही है? बारिश का मौसम है। ठीक है, धीरे 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 अब हमारे यहाँ ठंडी आएगा। ठीक है, विंटर। और विंटर में हमारे यहाँ किसका प्रोडक्शन हो जाता है? आलू। आलू। जब हमारे यहाँ आलू का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाएगा तो हमारे भारत में आलू का रेट गिर जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि सूरज धीरे 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 आ रहा है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा? गर्मी, है ना। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, और यहाँ पर आलू का जो रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आलू की शॉर्टेज रहेगी और जो है लोगों की खपत रहेगी, लोग खाएंगे और आलू का दाम यहाँ बढ़ा रहेगा। अब मान लो कोई कंपनी है, बड़ी सी कंपनी, वो अपना स्ट्रिप उठाए और भारत से सारा का सारा आलू मैक्सिमम खरीद ले ठंडी में और ला करके कहाँ पर बेच दे? ऑस्ट्रेलिया में। यानी मान लो यहाँ पर इसने खरीदा है 10 रुपए केजी में आलू, ठीक है, तो यहाँ पर बेच देगी अगर वो 12 रुपए केजी में, तो भी हर केजी के ऊपर 2 रुपए का फायदा कमा रहा है। एक पूरा का पूरा शिप भर करके अगर ये लेके आएगा तो कितने हजार किलो आलू बेचेगा और कितने हजार का मुनाफा कमा लेगा, है ना। अब सोचो यही सिचुएशन वापस से उलट होगी जब जब धीरे 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 यहाँ से सूरज यहाँ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है, और जून का टाइम पीरियड आ जाएगा और हमारे यहाँ हो जाएगी आलू की कमी और यहाँ भाव बढ़ने लगेंगे और यहाँ पर जब ठंडी पड़ेगी तो यहाँ पर आलू का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से वो कंपनी फिर से क्या करेगी? आलू खरीदेगी और इस वक्त कहाँ डंप कर देगी? भारत में। समझ आ रहा है? बढ़िया आइडिया एक नहीं है? यहाँ से उठाओ वहां डंप करो, वहां से उठाओ यहाँ डंप करो, फायदा ही फायदा है। तब इन सब चीजों पर रोक लगाएगी कौन? WTO। बोलोगी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई जो यहाँ की कंपनी मतलब कि यहाँ के फार्मर्स होंगे उनका पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कुछ लोग अपने आलू को बचा कर रखते हैं क्योंकि जब थोड़ा दाम बढ़ेगा तब हम स्टॉक से निकालेंगे, है ना। वो लोग तो बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि लोग गर्मी में अगर किसी को नया आलू मिल जाए तो लोग नया आलू ही प्रेफर करेंगे, पुराना आलू क्यों खाएंगे, है ना। तो इस तरीके से डंपिंग एक तरीके से क्या होती है? इलीगल होती है। ठीक है, कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री में डंपिंग नहीं कर सकती है। इतना क्लियर हुआ? तो हमने 3 टर्मिनोलॉजी समझे, कौन कौन से? टैरिफ, सब्सिडी, डंपिंग। क्या टैरिफ से प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। तो टैरिफ एक तरीके का क्या है? टैक्स है। सब्सिडी, सब्सिडी से प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं? घटते हैं। सब्सिडी एक तरीके से क्या है? हेल्प है। इसके द्वारा दिया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है अपने ही देश के अंदर की कंपनियों को। ठीक है, ओके। तीसरी चीज होती है डंपिंग। डंपिंग के बारे में हमने समझ लिया कि डंपिंग इलीगल होती है, कोई भी देश दूसरे देश में डंपिंग नहीं कर सकता है। इतना क्लियर? तो हमने बता दिया इन तीनों चीजों पर कौन सारा का सारा ध्यान लगा के बैठा रहता है और इन्हें कंट्रोल कौन करता है? WTO। ठीक है, WTO। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनोवा में। देखो WTO के बारे में हम लोग जो है ज्योग्राफी में जब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे तो वहां पर अच्छे से हमने पढ़ लिया है।
यहाँ पर हम इसके फंक्शंस देख लेंगे, जैसा किस तरीके से इसका इकोनॉमिक में क्या रोल होता है, तो कैसे कंट्रोल करता है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। जैसे इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल। और इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर को 164 मतलब 164 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है। ठीक है, अब देखो ये जो WTO होता है ना, WTO ये और चीजों पर भी कंट्रोल रखता है। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो इसके बारे में सुनिए। जैसे इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, कि किसी ने कोई वैक्सीन की खोज करी, या किसी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको खाने के बाद इंसान 4-4 महीने तक जागता रहे, उसे सोने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, या कोई ऐसी मशीन बना दी जिसका इस्तेमाल करके हम लोग स्पेस में 2 सेकंड में पहुंच जाए, या कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो नई नई टेक्नोलॉजी या नया नया इन्वेंशंस होता है, तो उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उस इंटेलेक्ट को सिक्योर करने के लिए हमें कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, कि अगर इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो जिसने इसकी खोज की है उसे फायदा मिलेगा, और जो छेड़छाड़ कर रहा होगा उसे नुकसान होगा। समझा है क्या? इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 3 टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। एक जिसे हम कहते हैं पेटेंट, दूसरा जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट, और तीसरा जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, हाँ, कौन कौन सी चीजें? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाँ, कंट्रोल्ड बाय सेम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग पेटेंट के बारे में। ठीक है, देखो तुमने पोलियो का ड्रॉप के बारे में तो सुना ही है। जब पोलियो के वैक्सीन को बनाया गया था तो उसके जो वैज्ञानिक थे, जॉन लॉ नाम था, मुझे उनका अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट उनसे कहा गया कि आप अपने इस रिसर्च को क्या करवा लीजिए, पेटेंट करवा लीजिए, ताकि कोई आपके इस रिसर्च को कोई अपना नाम ना दे सके। होता ना, जैसे कि अगर न्यूटन ने कोई नियम दिया तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ बनाया तो E=mc², एल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन है। तो जिसने इसकी डिस्कवरी की होती है हम उसी के नाम से जानते हैं, है ना। कोई दूसरा उसका इस्तेमाल अपना नाम नहीं दे सकता है उसके लिए। जैसे कहते हैं कि जीरो दिया जब भारत में, मतलब भारत में जीरो की डिस्कवरी हुई होगी, किसने दिया होगा? आर्यभट्ट ने दिया होगा, है ना। तो लोग जानते हैं इसकी वजह से तुमने क्या चीज डिस्कवर किया है और किसने डिस्कवर किया है। ये कैसे पता चलता है? ये पेटेंट के जरिए होता है। मान लो कि अगर आर्यभट्ट ने जब जीरो दिया था, ठीक है, और इसका कोई और वेस्टर्न में कोई इंसान उठता और कह देता कि वो अपने नाम का पेटेंट करवा लेता है कि नहीं, जीरो तो मैंने ही दिया है, ठीक है, जीरो मैंने ही दिया है, तब भले ही भारत में डिस्कवरी हुई जीरो की, लेकिन वो किसके ऊपर चला जाता? वेस्टर्न में, चाहे यूएसए का कोई हो या जर्मनी का कोई साइंटिस्ट हो, उसके नाम पर चला जाता है ना। जबकि भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो डिस्कवरी भारत में हुई है, लेकिन वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उसका क्या कर लिया है? नाम ले लिया है, अपना पेटेंट करवा लिया है। समझा क्या? जैसे कई बार होता है ना कि भारत में जो बासमती राइस होता है, बासमती राइस, हल्दी हो गया, नीम हो गया, तो एक बार पाकिस्तान क्या हुआ पाकिस्तान ना WTO में चला गया ये कहने के लिए कि जो नीम है ना, नीम के ऊपर सबसे पहले रिसर्च हुई थी पाकिस्तान में, इसलिए नीम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनेगा
वो सबसे पहले बनाने का हक पाकिस्तान को है, और अगर कोई देश बनाएगा तो हमें मतलब उसे पाकिस्तान को पैसा देना होगा, है। बताओ, अब बताओ पाकिस्तान का जन्म कब होता है? 1947 में। तब जब इंडिया ने ये बात सुनी तो इंडिया यहां से लेकर गया चरक संहिता, चरक संहिता और अर्थरवेद, अर्थरवेद उसको दिखाया पाकिस्तान को। इधर आओ, इधर आओ, देखो ये आज से 2000 साल पहले लिखी हुई किताबें हैं और भारत में है, ठीक है। इसमें हमें नीम के जो खूबियां होती हैं, नीम का मेडिसिनल जो यूज है चरक संहिता में बताया गया है, अर्थरवेद में बताया गया है। तू अभी पैदा हुआ 1947 में, वो भी भारत से ही निकला है तू, और तू कह रहा है कि जो है नीम के ऊपर रिसर्च तुम्हारे यहाँ हुआ है। अब WTO में जितने लोग बैठे थे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, और तुम्हें पता है कि वो लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं, हो करने लगते हैं। अब वहां पर पाकिस्तान वाला का मुंह लजा गया, तो चुपचाप से आ गया वापस। हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर उसने हल्दी वाला मैटर उठाया, हाँ, तो कहा कि हल्दी हमारे यहाँ डिस्कवर हुई है, तब उसको बताया गया। इधर आओ, हमारे यहाँ जब कोई पिटाता है ना, तब से ही दादी अम्मा उसको हल्दी वाला दूध देती है, हल्दी का लेप लगाती है, ठीक है। हमारे यहाँ शादियां होती है तो हल्दी शुभ माना जाता है, उसको लगाया जाता है। साला तुम्हारे यहाँ तो जो कि हल्दी को मुझे लगता है कहीं छूते भी नहीं होंगे खाली खाने के अलावा, हा? फिर वहां उसका बेइज्जती हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि अगर तुम नहीं बोलोगे कोई दूसरा देश क्या कर लेता है, इसका फायदा उठा लेता है, ठीक है। तो कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो उसके लिए क्या करवाना जरूरी है? पेटेंट। समझा? पेटेंट क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब देखो, ये जो पेटेंट होता है, तो पेटेंट किसी भी इंसान को 20 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। 20 साल के लिए। अगर जैसे तुम्हें कोई नए डिजाइन का कार बना दिया, ठीक है, कार, और तुम चाहते हो कि इसका पेटेंट तुम्हें मिल जाए कि कोई और कंपनी अगर कार बनाएगी तो तुम्हें उस कंपनी को तुम्हें पैसा, मतलब कि वो कंपनी तुम्हें पैसा देगी। तो पैसा कब तक देगी? 20 साल तक, ठीक है। यानी कि 20 साल तक, मान लो कि तुमने 2022 में कार बनाई, तो 2022 से 20 साल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 2022 से 20 साल तक 2042, ठीक है, 2042। यानी 2042 तक उस पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कार मैन्युफैक्चरिंग होगी जो तुमने बनाई है, तो वो लोग तुम्हें उसका कुछ % शेयर देंगे जो तुम डिसाइड किए रहोगे। जैसे ठीक है, जैसे कि तुमने डिस्कवर करने को कर दिया, बट तुम्हारे पास ना तो प्लांट है, ना ही उतने पैसे हैं कि तुम कार को बना सको, ना तुम्हारी कोई कंपनी है, तो तुम किसी न किसी कंपनी को तो अप्रोच करोगे ना कि भाई देखो ये मेरा दिमाग है, मैंने ये इंजन ऐसा बनाया है इस कार की, और इसका मॉडल ऐसा है, इतनी स्पीड है। जब वो कंपनी कहेगी हाँ यार बढ़िया है, एकदम अच्छा है, तो कंपनी उस कार को प्रोड्यूस करेगी और तुम्हें उसके बदले क्या देगी? रेवेन्यू देगी। समझा? तो पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल की। इतना क्लियर? तो अब उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप आता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट, अब जैसे तुमने ये कार, जो मैंने एग्जांपल दिया, कार तुमने बनाया और किसी कंपनी ने तुमसे बिना पूछे ही और चोरी चोरी क्या कर लिया, तुम्हारे कार का मॉडल बनाने लगा और वो बेचने भी लगा, और तुम्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि अच्छा कोई कंपनी है मेरा सेम टू सेम कार बना करके उसे बेच रही है, तुम WTO के पास जाओगे और कहोगे उसके ऊपर कॉपीराइट का केस करो, उसने मेरा क्या किया है, मेरे कार की डुप्लीकेट करी हुई है, उसने चोरी करी, मतलब कि उसका कॉपी कर लिया हुआ है। तब WTO कहेगा अच्छा ठीक है, WTO से नोटिस भेजेगा और उसके बाद वो केस चलेगा, और केस में तुमने जो भी अमाउंट बोला रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये सारी चीजें तुमने कोई डिस्कवरी करी है कार की, और कार अगर इंडिया में बन रही है, तो इंडिया में इन सब चीजों को देखा जाएगा MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सारा का सारा चीज हैंडल होगा। लेकिन मान लो जैसे टाटा है,
टाटा की जयगोर चलती है, बाहर देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। तो बाहर की देश कंट्री में तो बाहर की कंट्री में कोई ना कोई तो हो सकता है जो तुम्हें कॉपी कर ले उस चीज को। तो बाहर अगर दूसरे देश में है तो दूसरे देश में कौन हैंडल करेगा? तो दूसरे देश के लिए आता है WTO। समझा? वर्ल्ड लेवल पर अगर तुम्हारी पहुंच है तो वहां पर WTO हैंडल करेगा। अगर तुम्हारी कंट्री में, जैसे भारत में बात करें तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, कॉपीराइट समझ में आया? अब जैसे कि कॉपीराइट अगर और अच्छे समझना है तो यूट्यूब से समझ सकते हैं कि अगर यूट्यूब पे जैसे मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि आज कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कभी आने वाले टाइम में बहुत लोग देखने लगे, ठीक है, धीरे धीरे, और उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होने लगा, तो कोई पर्सन रहेगा जो मेरे यूट्यूब वीडियो को रिकॉर्ड करके अगर वो अपना चैनल बना करके डालता है तो उसके चैनल पर क्या जाएगा? एक कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा। वो यूट्यूब वाला समझेगा, उसका एल्गोरिदम में पहचानेगा इसका ओनर कौन है। जैसे मेरे चैनल को देखेगा और ये मेरे चैनल के थ्रू क्या भेजेगा? एक कॉपीराइट। यानी दूसरा बंदा जिसने मेरा वीडियो डाला है उस पर जितने भी एड्स जनरेट होंगे या जितने भी व्यूज आएंगे, उसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो किसके पास चला आएगा? एट द एंड वो मेरे पास चला आएगा। समझा? ये एक तरीके का क्या है? कॉपीराइट। तो तुमने सुना होगा ना कि कई लोग होते हैं वो वीडियो डालते हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और सारा का सारा मिट्टी हो जाता है। समझ आ गया? तीसरी चीज होती है ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क। अच्छा, कहेगा कि ये कॉपीराइट किसी भी इंसान को किसी भी चीज का कॉपीराइट कितने साल के लिए दिया जाता है? ये 50 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, 50 साल कॉपीराइट, 50 साल के लिए। पेटेंट की वैलिडिटी कितनी होती है? 20 साल। ठीक है, 20 साल। और कॉपीराइट की वैलिडिटी 50 साल। ठीक है, 50 साल में तो आदमी मर खप जाता है कि नहीं? ओके। और कॉपीराइट का तो ये देखा होगा कि ऐसे सी बना रहता है और बीच में ऐसे मतलब सर्कल में सी रहता है और उसका लोगो होता है कॉपीराइट। तीसरा आता है ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तुम्हारे किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो तुम्हारा लोगो होता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा ये है बिगिनिंग ऑफ भविष्य का, ठीक है, मेरा ये जो दिखाई दे रहा है इसमें अगर मैं लोगो की बात करूंगा, जैसे ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मेरा लोगो है, मेरे चैनल का लोगो है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ भविष्य। कोई अभी क्योंकि ये छोटे लेवल पर है, लेकिन अगर सोचो कि ये यही कोई टाटा कंपनी होती या कोई रिलायंस होती तो उनका एक पर्टिकुलर लोगो होता, वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते उस लोगो के जरिए। तो कोई उनका अगर कॉपी करता तो उनको ट्रेड मार्क का क्या होता? वायलेशन होता, जिसके जरिए वो केस कर सकते थे उसके ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर जिसने भी चोरी किया है, और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू ले सकते थे। तो ट्रेड मार्क किससे रिलेटेड होता है? तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसमें जो लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तुमने कई बार देखा होगा कि जैसे ये आदिदास है, ठीक है, अब चाइना वाला बहुत हरामी है, तो ना किसी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आदिदास का सब कुछ सही लिखेगा, लेकिन आदिदास का बी कर देगा और कह देगा आदिबास। ठीक है, आदिबास, इसमें एक लेटर सिर्फ चेंज कर देगा और आदिदास से क्या हो जाएगा? आदिबास हो जाएगा। ठीक है तो उसे करके वो बेच देता है। ठीक है, तो हम अगर कोई ऐसा पर्सन रहे जो आदिदास का ही पूरा का पूरा लोगो यूज कर ले और आदिदास को इस बात का पता चल जाए तो क्या करेगा? उसके ऊपर, उस कंट्री के ऊपर केस ठोकेगा और उससे अच्छा खासा जुर्माना ले लेगा। समझ में? दूसरी चीजें होती हैं, जैसे मान लो BMW है, ठीक है, BMW का अपना लोगो है और तुम्हारे पास कोई महिंद्रा की गाड़ी है, ठीक है, महिंद्रा की। अब तुमने महिंद्रा का जो लोगो है ये M, उसको हटा करके अपने गाड़ी पर डाल दिया है BMW। या तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर एकदम टूटा फूटा है और ट्रैक्टर के सामने तुमने लगा दिया है रॉयल्स का, ठीक है, रॉयल्स का लोगो। तो बताओ, तुमने लोगो लगाया है, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ना उस रॉयल्स की क्या जाएगी? बदनामी होगी।
बताओ मतलब इतना दिन गिर गया है उसका कि एक ट्रैक्टर में आज उसका लोगो लग रहा है? तो इससे उसके स्टेटस को ठेस पहुंचेगा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए स्टेटस बड़ा मायने रखता है, समझा? हाँ, तो ट्रेडमार्क मेनली इस पर्पज से होता है कि तुम्हारा जो बिजनेस का एक पहचान होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और किसी जो ट्रेडमार्क का ये पीरियड होता है, ये किसी भी इंसान को लाइफ टाइम मिलती है, ठीक है, लाइफ टाइम। इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारी जब तक कंपनी है, तब तक तुम्हारा ट्रेडमार्क चलता रहेगा। क्लियर हो गया? तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये पेटेंट भी, कॉपीराइट भी और ट्रेडमार्क, ये तीनों क्या है, एक तरीके से तुम इसको इंश्योरेंस के तौर पर समझ सकते हो। इंश्योरेंस है ना, कि अगर तुम्हारे साथ इन तीनों में से कोई भी चीज गड़बड़ हो रही है, तो जिसने गड़बड़ करी है वो तुम्हें देगा पैसा। समझ आ गया क्या? इतना चीज क्लियर हुआ ना? अब देखो, तो काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अभी क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो उसके आगे काफी लंबा प्रोसेस चला जाएगा। बाकी जो स्टोरी है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।